एजुकेशन के करप्शन को मिटाने को बस एक ही मसीहा निकला है जिसे लोग खान सर कहते हैं। फिर करप्ट कौन है? इस देश की जनता। हजार 2,000 रुपया लेकर वोट देते हो कि आपके ही गांव के लोग आपको ये कहने आ जाएंगे कि आप इसे वोट देना। उसका बाप होता है क्या वो? तो तुम्हारी 7 नस्ल जो है ना, 7 नस्ल वो बोलते बोलते पैदा होकर मर जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। किसी भी देश की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो किस पर निहित होती है? उस देश की जनता पर। और हमारे भारत जैसे देश में, जहां पर संविधान में ये लिखा गया है कि भारत जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही है, तो हमारे फिर इस भारत जैसे देश में इतनी करप्शन क्यों है? आज देखो आप भारत की दुर्दशा। ऐसी दुर्दशा आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगी देखने। यहाँ पर लोग खुद से ही परेशान हैं। आप जब भी कोई न्यूज़ खोलोगे तो आपको हर न्यूज़ में, हर चैनल पर एक धर्म की लड़ाई देखने को मिलेगा। आपको कभी कभी लगेगा कि मैंने न्यूज़ चैनल खोल दिया या धर्म चैनल खोल दिया है, क्योंकि हमारे भारत की जो मीडिया है वो क्या दिखाती है? उन्हें बस एक मुद्दा चाहिए जो जिससे उनकी चैनल का टीआरपी बढ़े। तो वो क्या करती है कि बस किसी भी धर्म के मुद्दे को 4 लोगों को इस साइड बैठा दिया, 4 लोगों को इस साइड बैठा दिया किसी न्यूज़ चैनल पर कि एक तरफ से हिंदू और एक तरफ से मुसलमान लड़ रहा है और हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल रहा है। तो आपको देखकर लगता होगा कि ये दोनों सच में हिंदू हिंदू की तरफ से बोल रहा है और मुसलमान मुसलमान की तरफ से बोल रहा है। लेकिन आप इनकी हकीकत जानेंगे तो इनसे जब आप रूबरू होंगे तो ये बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि वो वहाँ पर पूरा स्क्रिप्टेड होता है। तो आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारी तरफ से बोल रहा है, ये हमारी तरफ से बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारत की मीडिया है वो सबसे ज़्यादा क्या दिखाती है? धर्म को लेकर ही दिखाती है, और इनका टीआरपी इन्हीं की वजह से बढ़ता है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो छोटे लोगों की एक कमजोरी होती है कि इन्हें किसी भी बात पर भड़का दो, और इन लोगों के माइंड में जो एक धर्म का नाटक सेट हो गया है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इनके दिमाग में एक धार्मिक भूत घुस जाता है, जिससे इन्हें लगता है कि सबसे बड़ा धार्मिक मैं ही हूँ। और हकीकत में देखा जाए तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, क्योंकि इन्हें ज़्यादा धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। और यही लोग धर्म को लेकर थोड़ा सा उकसा दिया कोई, बस उसी पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इनकी लड़ाई से उन्हें फ़ायदा होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आपने कभी देखा है किसी डॉक्टर को धर्म के बारे में बोलते हुए? नहीं देखा होगा। किसी साइंटिस्ट को धर्म के बारे में बोलते हुए? नहीं देखा होगा। किसी बिजनेसमैन को धर्म के बारे में बोलते हुए? नहीं। इन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। इनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। ये अपना समय इस फालतू के बकवास में देकर, इस फालतू के काम में देकर अपने समय को बर्बाद करें। आप जब भी देखते होंगे कि धर्म के नाम पर कोई लड़ रहा है, तो एक कहावत बिल्कुल सही निकली है कि जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो हमेशा छोटे ही होते हैं। और आप कभी नहीं देखेंगे जो बहुत बड़े जाति के लोग हैं वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें पता है कि उनका धर्म कैसा है। तो लोगों को ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं आप उसे अपना आराम से फॉलो कीजिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप उस धर्म को छोड़ दीजिए, आपको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन अपने धर्म को लेकर हर जगह नारा लगाना, अपने धर्म को लेकर हर जगह अपने धर्म की वाहवाही करना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये इनके माइंड को पढ़ लिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें सिर्फ एक मुद्दा दे दो धर्म, उनसे ही इनका पूरा काम निकल जाता है। तो इन सब बातों पर हमारे देश की जनता ध्यान नहीं देती है। उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें लगता है कि कोई खड़ा हो जाए, कोई किसी भी पार्टी से आ जाए, बस हमारी जाति का होना चाहिए, हम उसे ही वोट देंगे। यहाँ पर अच्छे कामों को देखकर कौन वोट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। सब बस ये देखता है कि ये हमारे धर्म का है, ये हमारे जाति का है, तो हम इसे ही वोट देंगे। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम में क्या करते हैं? आप हर गांव में देखेंगे, जिस गांव में जिस जाति के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ से एक लीडर होता है, और चाहे पीएम का ही इलेक्शन क्यों ना हो तो उसकी तरफ से उस गाँव के लोग आ जाते हैं हिमायत करने के लिए, उनकी तरफदारी, उनका एक तरह से प्रमोशन करने के लिए कि आप इसे ही वोट दो। तो अब जैसे इलेक्शन आएगा अभी, तो पीएम, सीएम या किसी भी चीज़ का वोट हो, किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो, वोट हो, तो जब इनका इलेक्शन नज़दीक आएगा तो आप देखेंगे कि आपके ही गांव के लोग आपको ये कहने आ जाएंगे कि आप इसे वोट देना। उसका बाप होता है क्या वो? नहीं होता। खालू लगता है क्या? मौसा लगता है? नहीं लगता। फिर भी वो क्यों आता है कहने के लिए कि आप इसे ही वोट देना? क्योंकि
उसे पैसा मिला है, इसलिए वो आता है उसकी हिमायत करने के लिए। तो जब भी आपके पास कोई आए कि आप इसे ही वोट देना, तो आप उनसे पूछो कि तुम्हारा रिश्तेदार है वो, कि तुम उसकी हिमायत करने के लिए मेरे पास आए हो। अगर चलो मान लो कि मैं तुम्हारी बात मानकर उसे वोट दे भी दूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 5 साल तक वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब भी आपके पास कोई आए ये कहने के लिए कि इसे वोट दो और पैसा दे उसके बदले, कि 500 रुपया ले लो और इसे वोट दो, तो आप समझ जाओ कि इसे पैसा मिला है। क्योंकि कोई दूसरे के लिए अपने जेब से पैसा नहीं खर्च करता, उसे पैसा मिला है तभी वो अपना टाइम बर्बाद करके आपके पास आया बोलने के लिए कि इसे वोट दो। तो जब भी ऐसा कोई इंसान आया आपके पास बोलने के लिए कि आप इसे वोट दो, तो आप समझ जाओ कि इसे पैसा मिला है। तो जब उसे पैसा मिला है तो हम बिना पैसे का क्यों वोट दें। आप उससे डायरेक्ट कहो कि मेरे घर में 10 आदमी हैं, तो 500 रुपये के हिसाब से मैं 5000 रुपये लूँगा। अगर तुम नहीं दोगे 5000 रुपया, तो सामने वाला पार्टी मुझे 1000 रुपये वोट दे रहा है, तो मैं उनसे पैसा लेकर उसे वोट दे दूंगा। जब उसे कोई शर्म नहीं है ये कहते हुए कि आप इसे वोट दो, तो आपको क्या शर्म है उसे कहते हुए कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ, तो मेरा अधिकार है कि मैं किसे सरकार चुनूंगा। इतनी अक्ल है मुझ में कि मैं किसे अपना सरकार चुनूंगा। अब कोई मुझे ये क्यों कहने के लिए आ जाएगा कि तुम इसे वोट दो, तुम इसे ही वोट दो, क्योंकि उसे पैसा मिला है। तो जब वो पैसा लेकर तुम्हें आकर कह सकता है कि तुम इसे वोट दो, तो हम फिर क्यों नहीं उसे कह सकते कि मैं वोट के बदले पैसे लूँगा। अभी इलेक्शन आएगा तो आपके ही गांव के लोग आ जाएंगे कहने के लिए, मतलब किसी का भी निशान लेकर आ जाएंगे कहने के लिए कि तुम इसे वोट दो। जो खड़ा हुआ है मान लो पीएम या सीएम किसी भी पद पर, वो उसका बाप है क्या? नहीं है, फिर भी वो आया है क्योंकि उसे पैसा मिला है, इसलिए वो आया आपको कहने के लिए। और फिर बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि इस देश के आईएएस अधिकारी पॉलिटिशियन करप्ट है। बिल्कुल भी नहीं करप्ट है। तो फिर करप्ट कौन है? इस देश की जनता। 1000 2 हज़ार रुपया लेकर वोट देते हो और फिर चिल्लाते रहते हो कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तुम हो बेवकूफ़। जब वोट मांगने आया था तो उससे सवाल किया कि मैं तुम्हें वोट दूंगा तो तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? अभी इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे अपने गांव में रात में आ जाते हैं लोग घर पे, पति को 500 रुपया दे दिया, अब उसकी बीवी है उसको एक साड़ी दे दिया, बस उतने में ही खुश। वो क्यों दे रहा है ये 500 रुपया, और क्यों दे रहा है आपको? आपके अंदर इतनी सी समझ है कि वो क्यों दे रहा है आपको 500 रुपया, 1000 रुपया? क्योंकि उसे पता है कि आपकी औकात ही इतनी है। लेकिन ये आप नहीं समझते। आपको लगता है कि ये तो मेरे गांव का मेरा रिश्तेदार है, मेरा भैया है, तो ये मेरे लिए अच्छा करेगा। वो तो प्रधानमंत्री नहीं है ना कि आप उसके घर पर जाकर अपनी दिक्कत उसे बताएंगे। 5 साल तक कोई पूछने आता है आपको कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हैं, आपके घर में क्या परेशानी है? नहीं आता। आप जिसे वोट देते हैं क्या वो आता है आपके घर पे आपको पूछने के लिए? नहीं आता। भारत में एजुकेशन कितना है, कभी इस पर कोई बात करता है क्या? नहीं करता। आप जैसे अभी सरकार को देख लीजिए कि फिल्म पर, जो फिल्म देखते हैं आप, उस पर 18% टैक्स डाला हुआ है। 18% टैक्स ठोका हुआ है फिल्म पर। और जितना टैक्स फिल्म पर डाला हुआ है उतना ही टैक्स एजुकेशन पर ठोक दिया है। मतलब सरकार की नज़र में फिल्म और पढ़ाई दोनों बराबर है। फिल्म और पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है उनके पास। और फिर हर जगह ये नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एजुकेशन पर 18% टैक्स ठोककर आपको ये नारा शोभा नहीं देता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फॉरेन कंट्री इतनी बड़ी है, वो फ्री एजुकेशन देती है। बिहार में कितनी महिला यूनिवर्सिटी है? एक भी नहीं है। हो सकता है कि शायद एक हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कितनी है इस पर कोई बात नहीं करता। इलेक्शन के टाइम अगर हर औरत, हर जो छात्राएं हैं, अगर वो ये डिमांड रख दे कि मुझे बिहार में कम से कम 2-3 महिला यूनिवर्सिटी चाहिए, अगर 10 भी बोल दे कि मुझे महिला यूनिवर्सिटी चाहिए, तो वो बना देगा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। उन्हें मतलब नहीं है इन सब से, उन्हें मतलब है सिर्फ अपने धर्म से। तो आपका एक एक वोट, आपको लगता है कि सिर्फ मेरे देने से क्या हो जाएगा, सब उसे ही दे रहे तो मैं भी उसे ही दे दूं, अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो मेरे देने से क्या हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक वोट देश का भविष्य को बदल सकता है। जिन्हें एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसी सरकार को चुन रहे हैं। आपको चाहिए कि सिर्फ मेरा धर्म बहुत बड़ा बनना चाहिए, पूरी दुनिया में मेरे धर्म का फैलाव होना चाहिए, पूरी दुनिया सिर्फ मेरे ही धर्म को जाने। जैसे लगता है कि पूरी दुनिया में एक आप ही का धर्म इतना बड़ा है जो पूरी दुनिया आपके ही धर्म की पूजा करनी शुरू कर दे। हिंदू अलग ऐठे हुए हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, यहाँ से सारे मुसलमान को चले जाना चाहिए,
आप मुसलमान कहीं भी जाए, यहाँ पर मुसलमान, भारत मुसलमानों के लिए नहीं है। मुस्लिम अलग ऐंठे हुए हैं मुसलमान कि पूरे भारत को मुस्लिम कंट्री बना देंगे, यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। अरे बेवकूफ़, वो आप लोगों को भड़का रहा है और आप लोग भड़क जाते हैं। आपको इतना भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो भारत है ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में यहाँ पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वो कानून चलता है। सिर्फ आपके भौंकने से, बोलने से कि सारे मुसलमान को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा सारे, या फिर कोई मुसलमान बोलता है कि सारे हिंदू को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये मुस्लिम कंट्री हो जाएगा, तो तुम्हारी 7 नस्ल जो है ना, 7 नस्ल वो बोलते बोलते पैदा होकर मर जाएगी। फिर भी ऐसा न हुआ है, न होगा, और ना ही तुम अगले 1000 जन्म तक कर पाओगे। क्योंकि किसी भी एक समुदाय को एक कंट्री से बाहर करना, ये तुम्हारी अगली 7 नस्ल भी पैदा होकर जो मर जाएगी ना, उसके बस की भी बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिशियंस तुम्हें भड़का देते हैं कि मैं मुस्लिम कंट्री बना दूंगा तो सारे हिंदुओं को चले जाना चाहिए, तो हमें लगता है कि वाह, अब तो हमारा काम हो गया। या फिर कहते हैं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो ये जितने सारे भेड़ बकरी की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो हमें लगता है कि ये सच में इसे हिंदू राष्ट्र बना देगा, इसे मुस्लिम कंट्री सच में बना देगा। उन्हें पता है कि मैं यही बोल बोल कर इन्हें बेवकूफ़ बना सकता हूँ। जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा, ये गधे इतने बेवकूफ़ हैं कि ये बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जाता है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो समझ गया है कि ये मेरे लिए रोबोट है। भारत की जितनी जनता है, ये भारत के पॉलिटिशियंस के लिए ये एक रोबोट का काम करती है। इन्हें बस ऑर्डर देना है कि ये करना है, बस चुटकियों में हो जाता है। लोग समझते नहीं हैं। आज भी गांव में आप देखेंगे कि जब भी किसी गांव में किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसका पड़ोसी ही जाता है उसे बचाने के लिए। ये जो नेता लोग हैं जो आपको भड़काते हैं धर्म के नाम पर, वो नहीं जाता बचाने के लिए, आपको नहीं आ जाएगा वहाँ से, मर जाएंगे ना आप। आपकी अर्थी को, आपके जनाजा को कंधा देने तक नहीं आएगा वो, कि आप मर जाएंगे। अगर आपको यकीन ना आए तो आपके मोहल्ले में अगर कोई, भगवान न करे, किसी को कुछ हो जाए तो आप एक बार लेटर पहुंचा देना वहाँ कि आपका बहुत बड़ा भक्त था, आपका बहुत बड़ा फैन था, वो मर गया है, उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि आप इसकी अर्थी को कंधा दें। कोई नहीं आएगा। आप जो इतना पॉलिटिशियंस के फैन बनते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनमें उनका फ़ायदा है, इसलिए वो आपको भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। खान सर, ओझा सर और विकास सर, अगर इन सब में से कोई एक बन जाए तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पर जो इतना ये टैक्स ठोक कर बैठे हुए हैं, ये एजुकेशन इतना पीछे रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं भी खान सर का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि इतने सालों से जो एजुकेशन के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा था। एक फिल्म थी जिसमें ये लाइन लिखी गई है कि हर जुल्म मिटाने को बस एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। उसी तरह से एजुकेशन में जो इतनी भीड़ चल रही है, इतना करप्शन है, उस एजुकेशन के करप्शन को मिटाने को बस एक ही मसीहा निकला है जिसे लोग खान सर कहते हैं। ये नहीं देखते कि कितने लोग हिंदू हैं या कौन स्टूडेंट मुस्लिम है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे लोग जो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपको लगता है कि भारत में जो ये धर्म की लड़ाई चल रही है ये चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सारे लोग एजुकेटेड होंगे, और जब लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो उन्हें इन सब फालतू के कामों में टाइम नहीं मिलता उनके पास कि वो बकवास करें इनके बारे में बैठकर। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसमें आप एक अच्छे नेता को चुनकर भेजेंगे ताकि आपके साथ आपकी जो बच्चे हैं उसका भविष्य एजुकेशन के मामले में सुधर सके। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।